हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे प्यारा सा यूट्यूब चैनल पे। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस की पहला चैप्टर जो है भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास क्या कहता है दोस्तों, तो चलिए हम इस पे बात करेंगे। इसमें जो हमको सर पढ़ाए हैं उसी को हम कहानी की तौर पे बताएंगे। अगर ये कहानी आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत का संवैधानिक विकास, और हमको जो सर बताए हैं कॉपी में उसी को देख करके हम कहानी में तब्दील करेंगे। ठीक है, केवल वीवीआई पॉइंट दोस्तों बताएंगे जो आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत का संवैधानिक विकास। तो भारत का संवैधानिक विकास को दो भागों में बांटा गया। पहला, कंपनी के अधीन शासन जो 1600 ईस्वी से लेकर 1858 ईस्वी तक हुआ। उसके बाद महारानी के अधीन शासन जो 1858 से लेकर 1947 तक का ईस्वी कहा गया। तो सबसे पहले 1600 ईस्वी में एक कंपनी आई हमारे देश भारत व्यापार करने के लिए, जिसका नाम था ईस्ट इंडिया। तो सबसे पहले बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम क्या था। ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम था द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इंग्लैंड ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। ओके, तो इसके बाद 1600 ईस्वी में एक चार्टर एक्ट पारित किया गया। चार्टर एक्ट पारित हुआ। इस एक्ट के द्वारा कहा गया कि 15 वर्षों तक पूर्वी देशों में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ। 15 वर्षों तक पूर्वी देशों में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ 1600 चार्टर एक्ट के द्वारा। उसके बाद एक इसका महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, तो 1757 ईस्वी में एक युद्ध हुआ, जिस युद्ध का नाम दिया पलासी का युद्ध। किस नाम दिया? पलासी का युद्ध, जो सिराजुद्दौला एवं रॉबर्ट क्लाइव के बीच युद्ध हुआ, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव जीत जाते हैं, सिराजुद्दौला हार जाते हैं। उसके बाद 1759 ईस्वी में बेदारा का युद्ध हुआ, जिसमें डच कंपनी एवं अंग्रेज के बीच हुआ। तो उसमें भी अंग्रेज ही जीत हासिल करता है। उसके बाद फिर 1760 ईस्वी में बांडीवास का युद्ध हुआ। बांडीवास का युद्ध में भी अंग्रेज ही जीता। वो जो है किसके बीच हुआ था, तो फ्रांसीसी कंपनी और अंग्रेज के बीच हुआ था। 1761 ईस्वी में पानीपत का थर्ड युद्ध हुआ, जो मराठा और अहमद शाह अब्दावली के बीच हुआ। उसके बाद 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध जो हुआ उसमें अंग्रेज और त्रिगुट था। दोस्तों यहाँ मुद्दा बनता है त्रिगुट क्या है, तो त्रिगुट मतलब 3 गुट, यानी 3 गुटों में बांटा गया। 3 गुटों में बांटा गया। पहला गुट यानी इसका मतलब है कि 3 शासक होगा उसका। ओके, उसका 3 शासक होगा। तो पहला शासक कौन? मीर कासिम। दूसरा था शुजा-उद-दौला। तीसरा था शाह आलम सेकंड, जो मुगल शासक था शाह आलम सेकंड। शुजा-उद-दौला था अवध का नवाब। इस सब होने के बाद 1773 ईस्वी में एक एक्ट पारित किया गया, जिस एक्ट का नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। इस रेगुलेटिंग एक्ट के बाद क्या हुआ दोस्तों, इस रेगुलेटिंग एक्ट को पारित क्यों किया गया, लाया क्यों गया आखिर? तो दोस्तों ये जो कंपनी हमारे देश आई थी व्यापार करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसमें बहुत सारे करप्शन होने लगे। भ्रष्टाचारियों की इसमें कमी नहीं रही, बहुत सारे भ्रष्टाचारी आ गए इसमें। तो इस कंपनी के ओनर जो थी उसने सोची कि हम जो है एक रेगुलेटिंग एक्ट पारित करते हैं। उसमें इस एक्ट के द्वारा उसने पहली बार कंपनी पर नियंत्रण लगाने का प्रयास किया गया। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कंपनी पर पहली बार नियंत्रण लगाने का प्रयास किया गया। उसके बाद अच्छा दोस्तों, उसमें क्यों ये नियंत्रण लगाने का प्रयास किया गया? क्योंकि कंपनी में भ्रष्टाचारियों का कमी नहीं था। कंपनी में भ्रष्टाचारी आरोप लगाया गया कि कंपनी में बहुत सारे भ्रष्टाचार होने लगा है। उसके बाद बंगाल में पहली बार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बंगाल में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की प्रावधान किया गया। दोस्तों अगर प्रावधान की बात किया जाए तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा हुआ। अगर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात किया जाए तो 1774 ईस्वी होगा।
स्थापना की बात किया जाए सुप्रीम कोर्ट की तो 1774 होगा, जबकि प्रावधान की बात किया जाए तो 1773 होगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को भी दो गुटों में दिया, कहने का मतलब इसका भी दो शासक दिया। पहला था एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश बनाया गया। एक मुख्य न्यायाधीश जो था उसका शासक था सर एलिजा इम्पे, और 3 अन्य न्यायाधीश बनाया गया। उसमें पहला का नाम था चैम्बर्स, दूसरा का नाम था लीमेस्टर, तीसरा का नाम था हाइड। उसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है ये दोस्तों कि 1773 ईस्वी में जो रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ, इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल कहने जाने लगा। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल कब कहने जाने लगा, तो 1773 ईस्वी में। किस एक्ट के द्वारा, तो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। उसके बाद पूछेगा बंगाल प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका ऑप्शन होगा वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन होगा दोस्तों? वॉरेन हेस्टिंग्स होगा बंगाल की प्रथम गवर्नर जनरल। उसके बाद दोस्तों बंगाल की गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में पदस्थ नियुक्त किया गया। इसमें चार आदमी थे। पहला का नाम था कलेवरिंग, मॉमसन, वॉरवेल और फिलिप फ्रांसीसी। तो बहुत ही सुंदर तथ्य था यहाँ पे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। उसके बाद दोस्तों 1781 ईस्वी का संशोधन अधिनियम। हम दोस्तों इस टॉपिक को कहानी के तौर पर आपको समझाना चाहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। अब इसके बाद आता है 1781 का संशोधन अधिनियम, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। इस एक्ट को क्यों लाया गया दोस्तों? पीछे आप लोग पढ़े हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उस रेगुलेटिंग एक्ट में जो भी कमियां रही उसे दूर करने के लिए 1781 का संशोधन अधिनियम लाया गया। संशोधन अधिनियम इसलिए लाया गया क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट की खामियां को दूर करने के लिए 1781 का संशोधन अधिनियम लाया गया। ये जो दोस्तों आया 1781 का संशोधन अधिनियम, इसी नियम को बंदोबस्त का नियम भी कहा जाता है। 1781 के संशोधन अधिनियम को बंदोबस्त का नियम कहा जाता है। ओके दोस्तों, इस कानून की जो है दोस्तों बहुत निम्नलिखित तथ्य हैं जो कि हम अभी आपको बताएंगे। इस कानून के गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बारी अथवा मुक्त कर दिया गया। दोस्तों 1781 के संशोधन अधिनियम के द्वारा क्या कहता है दोस्तों, इस कानून ने गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी तथा मुक्त कर दिया गया। और इस कानून में राजस्व संबंधी मामले तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामले को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, इस कानून द्वारा कलकत्ता के सभी निवासी को सर्वोच्च न्यायालय अधीन लाया गया। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण यही पॉइंट है कि कलकत्ता के निवासी को सर्वोच्च के अधीन कब लाया गया, तो 1781 के संशोधन अधिनियम के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के अधीन लाया गया। अब 1781 जब खत्म हो जाता है दोस्तों, तो बात आती है 1784। इसे किस एक्ट के द्वारा पारित किया गया, तो सॉरी इस 1784 को क्या नाम दिया गया दोस्तों, तो इसका नाम दिया गया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। क्या नाम दिया गया दोस्तों? पिट्स इंडिया एक्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित अधिनियम 1781 ईस्वी में पारित किया। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए 1781 के संशोधन अधिनियम में कमियों को यानी खामियों को दूर करने के लिए 1784 की पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। 1784 की संशोधन अधिनियम को यानी पिट्स इंडिया एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों,
इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम पीस इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में अस्तित्व में आया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट बात कहने वाले हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाएंगे। देखिए 1784 का जो पीस इंडिया एक्ट है, इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया। दोस्तों 1784 ईस्वी के पीस इंडिया एक्ट जो है, इसमें राजनीतिक और वाणिज्य को पृथक यानी अलग अलग कर दिया गया। उसके बाद राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड। दोस्तों नियंत्रण बोर्ड क्या है, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक नए निकाय का गठन कर दिया गया। इस प्रकार द्वैध शासन की व्यवस्था का आरंभ हुआ। तो आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, द्वैध शासन की व्यवस्था का आरंभ कब हुआ? तो 1784 का पीस इंडिया एक्ट के द्वारा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कब हुई? तो 1784 ईस्वी में। अगर दोस्तों हम इससे पहले पहला पॉइंट में बोले थे, इस कंपनी में राजनीतिक और वाणिज्यिक, राजनीतिक में दोस्तों इस राजनीतिक जो है ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल इसे करता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जबकि वाणिज्यिक को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहने जाने लगा, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसका देखरेख करेगा। ओके दोस्तों, उसके बाद तीसरा नियम क्या है? वह अधिनियम दो कारणों से महत्वपूर्ण था। 1784 का जो है दोस्तों अधिनियम दो कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला क्या था? तो भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कब कहा गया भारत के कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार? तो वो होगा 1784 का पीस इंडिया एक्ट। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या था? दूसरा था ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्य और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया दोस्तों। उसके बाद चार्टर एक्ट आता है फिर 1813 ईस्वी में। चार्टर एक्ट आता है 1813 ईस्वी में। इस कानून ने भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को कब समाप्त कर दिया गया दोस्तों? तो वो होगा 1813 का चार्टर एक्ट के द्वारा। कंपनी की जो थी व्यापार करने की जो थी अधिकार था, उसे क्या कर दिया? समाप्त कर दिया गया दोस्तों। उसके बाद भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। तब भी इस कानून ने चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार में कंपनी के एकाधिकार को बरकरार रखा। कहने का मतलब दोस्तों, व्यापार करने की अधिकार तो समाप्त कर दिया गया, लेकिन चाय के व्यापार और चीन के साथ जो व्यापार करता था वो बरकरार रखा, उसको समाप्त नहीं किया दोस्तों। उसके बाद अगला पॉइंट है, इस कानून के द्वारा शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान किया गया। दोस्तों ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि शिक्षा पर पहली बार कब खर्च करने की बात की गई? तो 1883 की चार्टर एक्ट के द्वारा दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाएगा कि चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी में शिक्षा पर कितने रुपया खर्च करने की प्रावधान किया गया, तो होगा 1 लाख। कितने दोस्तों? 1 लाख होगा। उसके बाद हम आगे बात करते हैं दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आज यहीं तक रहने देते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगर आपको ये कहानी सुनने में अच्छा लगे तो जय